इसराइल और अमेरिका के ईरान के हवाले से हमले अभी भी जारी हैं। मामलात आगे किस तरफ जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, सीनियर माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतज़ार था कि पाकिस्तान की एक पॉलिसी स्टेटमेंट इसके ऊपर क्या आएगी। मुज़म्मत तो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। आज इसहाक डार साहब ने ये बताया है कि पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, उसके तनाजुर में हमारी तरफ से रब्ता किया गया ईरानी हुकाम से, और ये कहा गया कि वो सऊदी अरब के हवाले से मोहतात रहे। ईरानी हुकाम की तरफ से कुछ गारंटीज़ मांगी गई और उसके बाद फिर हमने देखा कि मज़ीद हमले नहीं हुए। आपकी नज़र में एक किरदार पाकिस्तान ने इसके अंदर एक मेजर रोल प्ले किया है, किस तरीके से देखा अभी तक आपने इसको? देखिए, पाकिस्तान एक मेजर रोल प्ले कर भी रहा है और कर सकता भी है, क्योंकि एक अहम मुल्क है इस खित्ते का और बहुत बड़ा मुल्क है, और ख़ास तौर पर मुस्लिम ये जो सारा क्राइसिस है, दो कि ये इसराइल और अमेरिका ने क्रिएट किया है, मगर इसके इफेक्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिन सबके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमने कर सकते हैं। और ये जो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबियंस को भी स्पेसिफाई किया होगा, और मेरा पूरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब ने जब दोनों से रब्ता किया होगा तो उसके अंदर इन्होंने एक ब्रिज का रोल प्ले किया और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई होगी, जिसकी वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा कि सऊदी अरब पे आप वो मिसाइल मार रहे हैं या कोई भी अटैक कर रहे हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छी समत है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। जहाँ पे इतना आपको फॉग ऑफ वॉर नज़र आ रही है, उसमें इस तरह की एक डेवलपमेंट होना, दो कि इतना अभी एक हमें ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि क्योंकि ईरान की जो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड है वो अपने तौर पे हर कोई अपने असेस करके फायरिंग कर रहा है, तो उसमें कितना उनको ये कम्युनिकेट होगा, क्या हाई कमांड ने क्या फ़ैसला किया है, क्या नहीं होगा। मगर ये एक एटलीस्ट इतना तो हो गया, जिस तरह भी आपने कहा कि ये एक रेस्ट्रेन ईरानियंस भी शो करेंगे और सऊदीज़ तो ऑलरेडी कर रहे हैं। और कुछ वजाहतें भी आ रही हैं, जैसा कि सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पे जो हमला हुआ, ईरान की तरफ से कहा गया कि उनका ये हदफ नहीं था और उन्होंने ये हमला नहीं किया है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। बहुत सी जगह पे ईरान ने हमले किए हैं, मगर ईरान का मौक़िफ़ है कि मैंने तो बेसिस पे किए हैं, और उनके जो अमेरिकन सोल्जर्स बेसिस से मूव करके होटल्स में गए हैं, और उस पर अगर ईरान क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने सिविलियन जगहों पे स्ट्राइक्स की हैं, तो वो कहाँ से स्ट्राइक्स आ रही हैं। उसमें एक अभी आपने भी देखा होगा रिपोर्ट आई है, अब ये कहाँ तक इसकी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो रिलायबल तो नहीं होती, मगर एक रिपोर्ट तो है मीडिया में कि सऊदीज़ ने और कतरी हुकाम ने कुछ ऐसे अशख़ास को पकड़ा है, अशख़ास को, और जिनको वो कह रहे हैं एजेंट्स को एजेंट्स जिनको और जो पकड़ा बताया है, जा रहा है कि ये इसराइल के एजेंट्स थे। इसराइल। ये जो एक है ना कि इस तरह का रोल इसराइल प्ले कर सकता है। मसलन अगर किसी होटल में अमेरिकन फोर्सेस के बेसिस छोड़ के कुछ लोग रह गए हैं, बाकी तो बाहर चले गए हैं वापस, तो वहाँ पे हिट करना, अमेरिकन सोल्जर का मरना, ताकि अमेरिकन को जस्टिफिकेशन देना और फर्दर एंगेज करना, और जो उनके भी कांग्रेस में आने वाली है ये डिबेट, वहाँ पे एक माहौल इस तरह का बनाना कि अमेरिकन मार रहे हैं और ये ईरानियंस अमेरिकन को मार रहे हैं, तो ये एक जो एग्रेशन है उसको अपने विक्टिम मोड में ट्रांसफ़र करने की कोशिश हो सकती है। जो इनसिक्योरिटीज़ पाई जाती हैं इसराइल के तर्ज़ अमल के हवाले से, उसको वैलिडेट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने इस बयान में। ख्वाजा आसिफ साहब जाने जाते हैं पाकिस्तान में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए। मौजूदा जो हमारी हुकूमत की वज़रा हैं उनमें वही कहते हैं सहूनियों के तरतीब शुदा इस एजेंडा में ये भी शामिल है कि इसराइल का असर व रसूख पाकिस्तान की सरहद तक लाया जाए। आपको लगता है कि ये एक, या अगर हम एक अल्टीमेट गोल की बात करें सारी जंग के ज़रिए, वो क्या हासिल करना चाहता है इसराइल और अमेरिका? रिजीम चेंज की बात अब हमें ज़रा पीछे जाती हुई नज़र आ रही है बयानात की हद तक भी। इसमें डॉक्टर साहब क्या एंड गोल होगा मुज़ाकरात को सैबोटाज करके इस हद तक जाने का? मैं पहले आपका रजीम चेंज, अमेरिकन की शायद जो इंफॉर्मेशन है इस रीजन की या ईरान की, वो बेस्ड है रॉ पे। रॉ लिंक करता है मुसाद के साथ, पिछले 20 सालों में रॉ वहाँ डेवलप हुआ और उसका मुसाद के साथ लिंक बना, और मुसाद CIA को ये इंफॉर्मेशन जो मुझे नज़र आ रहा है लिंक बनता है, तो उनको जो इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वही इंफॉर्मेशन आगे वो उसको सच मान लेते हैं। अमेरिकन को ये समझ नहीं आई कि हमने, वो समझते हैं कि खमेनाई साहब और सुप्रीम लीडर को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो जो नई एक लीडरशिप आएगी वो हमारे साथ पीस के निगोसिएशंस करेगी, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, उन्होंने वहाँ किडनैप किया मदोरो को, और उसके बाद वाले उसके सक्सेसर्स ने उनके साथ कुछ डील्स कर ली।
ये एक उन्होंने एक रिलीजियस फिगर है जो कि एक यूनिटी का फैक्टर है, एथोलॉजिकल लीडर है, उसको आपने एलिमिनेट किया है। पॉलिटिकल उसकी एक सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस उसकी एक सिग्निफिकेंस है और मिलिट्री एक सिग्निफिकेंस है। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो जहाद है शिया कम्युनिटी में या इस मुस्लिम वर्ल्ड में, वो एक उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने एक आग भड़का दी है। और उस आग के भड़काने की वजह से अब ईरान में अगर कोई पहले था भी एंटी रजीम, वो उसके लिए बाहर सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया कि रजीम के ख़िलाफ़। तो ये एक यूनिटी का फैक्टर बना। दूसरी तरफ ये था कि उनके जहन में ये था कि जिस तरह ये आप अगर गौर करें ना 12 डेज़ वॉर में अमेरिकन ने लास्ट डे पे आए, उस वक़्त बमिंग की, फिर वापस चले गए। इस दफ़ा 3 दिन वो सस्टेन कर गए। जो इस वक्त सबसे बड़ी मेरा ख्याल है अमेरिकन एनालिस्ट के लिए अलार्मिंग चीज़ है, वो ये है कि इन्होंने कैलकुलेट किया, क्योंकि 27 को वो कह रहे थे कि नेगोशिएशन पॉजिटिव नोट पे एंड हुई हैं। इसका मतलब है कि फॉलोइंग डेज में वो नेगोशिएशन अच्छे तरीके से फर्दर आगे जाएंगी। तो ये एक डुप्लिसिटी सी 10th को 28 को मॉर्निंग में उन्होंने स्ट्राइक्स कर दी। इसका मतलब है कि जो ईरानियन रूलिंग एलीट थी वो रिलैक्स थी कि अभी तो नेगोशिएशंस चल रही हैं, अगर वॉर होगी भी तो अभी कहीं डेडलॉक आएगा तो आएगा। तो दे वर लिटिल बिट रिलैक्स। उसमें जो उन्होंने एलिमिनेट किया, किसको किया कि सुप्रीम लीडर को किया, डिफेंस मिनिस्टर को किया, जो उनकी है इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड के हेड को किया, जनरल्स को किया। मगर आप देखें कि उसके फॉलोइंग आवर्स में जब ईरानियन की रिटेलिएशन आती है वो बड़ी कैलकुलेटेड है। इसका मतलब यह कि लेयर्स ऑफ लेयर्स लीडरशिप वहाँ स्ट्रक्चर में आ गए, जिसको आप चेन ऑफ कमांड कहते हैं, वो बड़ी इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही है। तो ये डीकैपिटेशन जिसको आप कह रहे हैं, इट डिड नॉट सर्व देयर पर्पस। ईरान कब तक सस्टेन कर सकेगा इस पे हम आते हैं, लेकिन क्योंकि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आजकल की जो हो रहे हैं हालात वाक़यात दुनिया में, उसमें बहुत सी बातें सच भी साबित हो रही है जो हमें पहले सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही लगती थी। ये भी बात हो रही है कि अमेरिका जानबूझ के अरब ममालिक के ऊपर ये हमले होने दे रहा है ताकि इफ़ेक्ट हो तेल की इंडस्ट्री। वेनेजुएला के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखा जा रहा है ताकि जो अपने वॉर इकोनॉमी है उसके लॉसेस को रिकवर किया जा सके। इसके भी आपको इम्कानात लगते हैं कि जो हमले हुए हैं और एक तरह से ज़मानत अमेरिका देता है सिक्योरिटी की इन मिडल ईस्टर्न ममालिक को, सो ये किस तरह मुमकिन हुए हैं? देखिए, इस वक्त अमेरिका ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। पहले जितनी दफ़ा भी आप हिस्ट्री में देखते हैं, अमेरिका वॉज ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। शेल टेक्नोलॉजीज़ के आने के बाद और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बाद आने के बाद अमेरिका का या उसका इस तरह नहीं है रिलायंस। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जो उनका जर्मनी वगैरह के साथ भी मसला बना है, यूरोप के साथ भी, कि लिक्विफाइड गैस जो है ये ममालिक अमेरिका से ख़रीदें। अब जब यहाँ पे वॉर होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगी, जहाँ से 20-21% ऑयल और गैस की शिपमेंट होती है, तो नेचुरली वर्ल्ड दूसरी तरफ जाएगा, उसमें अमेरिकन को एक प्रॉफिट नज़र आता है। मगर दूसरी तरफ जो कंट्रीज़ लाइक इंडिया बिगेस्ट सफरर है, चाइना, जापान, यूरोपीय ममालिक, ये भी होगा। मगर मिडिल ईस्टर्न की सिक्योरिटी एक्सपोज्ड हो गई है। आप जो कह रहे हैं किस तरह वो डिफेंड करे, वो अगर इनको डिफेंड करने के लिए पहले तो उसको चाहिए था कि अपनी बेसिस को खाली ना करता। जब उसने ऐलान कर दिया कि मैंने अपनी बेसिस खाली कर दी है, तो मिडिल ईस्टर्न के पास तो कोई बजाय सिवाय सऊदी अरेबिया के बाकी तो कंट्रीज इस पोजीशन में नहीं है। अगर यूएई के पास ये पोटेंशियल होता तो वो जो 3 उनके आइलैंड्स हैं ईरान के कब्जे में, वो पहले ही खाली करा लेते। तो इसलिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को तो ये देखना पड़ेगा कि जिस अमेरिकन वॉर से पहले ही अपने ट्रुप्स लेके या अपना जो भी एसेट्स से मूव कर गए हैं, तो उनका डिफेंस तो ख़त्म हो गया। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की। दूसरी तरफ ईरान की भी स्ट्रैटी है कि वो इनको हिट करे और ये प्रेशर डाले अपने अमेरिकन अलाय पे। और एक चीज़ आप जहन में रखें कि हमें जनरली नज़र ये आता है कि जी कि अगर ये कंट्रीज़ नहीं सपोर्ट करेंगे, अमेरिका के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको एक सप्लाई चेन भी तो चाहिए, फूड की चाहिए, वाटर की चाहिए और बहुत सी, वो कहाँ से आएगी? इन्हीं जगहों से आएगी, इन्हीं आइलैंड से आएगी। तो नेचुरली अगर इन पे ईरान हमला करता है तो वो सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगी। तो ये ईरानियंस की हो सकता है इसका ये उनकी इतनी रैशनल स्ट्रैटेजी ना एंड अप हो, अगर सक्सेसफुल ना हुई तो कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है और उस कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी में वो ब्लीड कर रहे हैं। और मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि ये जो स्मॉल स्टेट्स हैं, यूएई, कतर, कुवैत,
इनकी इकॉनमीज जो उनको शॉक लगा है, इट विल टेक ए टाइम टू रिवाइव। अब एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जसपाल मौजूद हैं। ईरान नात हुए, इसी हवाले से बात करेंगे कि ख़ुद ईरान कब तक मुतहम्मिल हो सकता है इस जंग में शामिल रहने का। इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से सभी लोगों के जहनों में सवाल है कि क्या अभी भी मुज़ाकरात का कोई इम्कान मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।